Hello students, so welcome to Utkarsh classes UGC NET English Literature and we are doing modern age today. अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें हमने विक्टोरियन तक की सारी चीजें कर ली हैं, हमने मेजर इवेंट्स करे हैं, पोइटिक ग्रुप्स करे हैं, आप लोगों को सभी के मैंने राइटिंग स्टाइल्स करवाए हैं, जो हमने हिस्टोरिकल मेजर इवेंट्स पढ़े हैं उसमें हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में जाना, हमने देखा कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है या सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स है वो हमारे लिटरेचर को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो नाउ इन द मॉडर्न एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एज देयर आर आल्सो सर्टेन काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज एवरी एज वी आर सीइंग दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग आर चेंजिंग. तो अभी भी राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं, सभी एक तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं. हमें देखना है कि मॉडर्न में अब विक्टोरियन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि मॉडर्न एज हमारी कब से कब तक है, 1901 से 1945-50 तक बेसिकली हम मॉडर्न एज काउंट करते हैं और इसमें 2 वर्ल्ड वॉर आ जाते हैं. तो वर्ल्ड वॉर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं लिटरेचर के ऊपर, राइटर्स की मेंटालिटी पे, रीडर्स की मेंटालिटी पे, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ लिटरेचर में ही देखेंगे बिकॉज लिटरेचर is a mirror to society. Now, before starting the main course of our literature, let me announce for the paper 1 batch that paper 1 batch, the target batch for June 2024 has already started on 10th of March. You can avail it in just 2000 rupees and with the best faculties and expert guidance you can qualify your examination for sure. So grab the opportunity. It is just a very minimum price of your UGC NET paper 1 preparation. Take the opportunity, grab the batch, download Utkarsh app and avail your success to you. So now let's start with the modern age. We can see that there are 2 world wars are here to this completely age that we have said that the 20th century. So this is basically the first half of 20th century. We can see that it is basically first half of 20th century. Okay, so that is 1901 to 1950 we will take as मॉडर्न ईरा. 45 तक लेता है हम, लेकिन 50 तक लेना है बिकॉज इम्पैक्ट्स आर हियर. देन पोस्ट मॉडर्न ईरा बिकॉज वहां पे हम लोगों को एलियनेशन और वो इफेक्ट दिखेंगे जो एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेजर इफेक्ट्स थे या कॉलोनाइजेशन के इफेक्ट्स थे. सो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म विच लीड टू अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म अमंग द ब्रिटिशर्स. क्योंकि इंपीरियलिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था. इंपीरियलिज्म इज लाइक कि you can see that colonization बहुत ज्यादा था. colonization में लोग यहाँ पे revolt कर रहे थे, they were fighting for their freedom and the only motto of Britishers during the time of Victoria, because Queen Victoria has declared herself as an emperor of different provinces and especially of India too. So जब उन्होंने अपने आप को empress of India declare करा तो उसके बाद imperialism बहुत तेजी से बढ़ा. काफी सारी colonies को अडॉप्ट करने या काफी सारी कॉलोनीज को एक्सेस करने की जो होड़ थी ब्रिटेन के अंदर वो बढ़ती चली जा रही थी और इसीलिए दैट इज द ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म. एम्पायर को बढ़ाने के लिए दे बिकम वेरी क्रूअल एंड द सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म दैट इज देयर लव फॉर देयर ओन नेशन वाज इंक्रीजिंग. दे वांट टू इंक्रीज द बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन. Europe was separated from rest of the world. Why Europe was separated from the rest of the world? Because that was noted as Orient because they were dominating one. फ्रेंच कॉलोनीज, जर्मन कॉलोनीज, ये जो पूरा छोटे छोटे कॉलोनीज ही रह गए थे इनके पास. द मेन एम्पायर वाज ओनली विद ब्रिटेन. ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोप से अलग कर दिया था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप, दिस इज नॉट अ यूरोपियन कंट्री बट वी आर यूके. क्योंकि यहाँ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड ये 4 कंट्रीज मिलके यूके बना रही हैं. तो ये दैट इज यूनाइटेड किंगडम इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो अलग हो गया है. तो यूरोपियन यूनियन के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनको कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं बट ब्रिटेन बिकम अ बिग एम्पायर नाउ. तो यूरोप वाज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटेन एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बाकी वर्ल्ड क्या 1/3 ऑफ द पोर्शन वाज
the colony of Britain. अमेरिका को छोड़ देते हैं, अमेरिका became the different land. Africa, Australia, Canada, Asia की maximum countries, they all were the part of British Empire. So obviously Europe was separated. People wanted social reform but not at a slow and steady pace. Obviously people were looking for social reforms कि जितनी भी social cruelties हैं, जो यहाँ पे discriminations हो रहे हैं, segregations हो रहे हैं, लोगों के rights को curtail किया जा रहा है, people wanted to reform all these kind of social norms. And even in the colonies the things were there, they were not good ideals for any ideal citizenship, or you can say ki the societies of the colonies were also suffering from some kind of social evils. And these empire, these British Empire or the rulers, there were many who wanted to put reforms into the society, but the colonies at everywhere in the world, they want the rapid change in the society and the social structure. They are not peaceful at the thing because first of all they are not patient about their freedom. They were not patient about the exploitation. They want all freedom from it. They want to establish their own society and social norms as the priority, not the Christian or imperialist one. This led to a progress which was quite hasty and therefore lead to chaos and more anguish. Obviously ये जो social reforms थे, ये जो political reforms और movements चल रहे थे, इसकी वजह से all over the world there was that become peaceless. There was no peace, there was anguish, there was chaos everywhere because some people want something else, some people want something else, and there was no uniformity among the people, and that is why the chaos and anguish was there. People had a critical attitude toward church, religion and morals because in the colonies many of them were not accepting it, but if I say that many of them were actually accepting it, बहुत सारे लोग religion को change करने के लिए ready थे. They were accepting Christianity, they were accepting imperialism, they were accepting any of the section of Christianity and were ready to change themselves according to the rulers, but maximum of them were not ready for that. So the critical attitude is that they don't, obviously it is very hard to change their religion, their heart, their beliefs, but because of imperialism they were bound to do that, and many people were accepting it, and that is critical for many of the non-believers who do not believe in Christianity. So the critical approach was increased because they were converting people into it. Now there was anger and loss in faith because everyone was believing in God, everyone was believing in the ruler, but because the rulers were not supporting their own people, they are also concerned about their own benefits. So it was very critical of them and they were losing their faith in everything. Now, second, नेक्स्ट इज मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स. यहाँ पे अब और कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन्हें देखते हैं. हिस्टोरिकल इवेंट्स में सबसे पहले आ जाता है 1910 जॉर्ज V केम ऑन थ्रोन. आफ्टर विक्टोरिया सन जॉर्ज V केम ऑन थ्रोन एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ विंडसर डायनेस्टी बिकॉज हैनोवेरियन की ये लास्ट क्वीन थी और यहाँ से इनके जो हाउस था वो चेंज हो गया एंड दैट इज विंडसर. विंडसर डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग हियर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 1911 Irish revolt for freedom because they don't want to be a part of United Kingdom for a longer time. That is from the time of Elizabeth it became the colony, or England was ruling Ireland. It was sometime it was accepting, sometime it was denying, but now again the revolt was there for the freedom. 1914 World War I started. There were many countries who were
looking for the freedom. There was many countries who were revolting against England and were looking for the freedom. So World War I ultimately has started between the ruling countries, imperialistic country, because one was dominating other, and such kind of tensions were there even in the these countries, these imperialist countries. Now 1916 Irish revolt was suppressed by England. They again took the command over, and they it was suppressed. 1919 World War I was ended. Obviously we know that 1914 it started, 1919 it ended. Next, 1927 Adolf Hitler came up with Nazism, and fascism started in Italy by Mussolini. Obviously now it was Hitler who started Nazism, and in the reaction to the same, fascism has started by Mussolini. What was that actually? They were oppressing, they were doing the subjugation, you can say, of Jews. They obviously Christian considered Jews as an enemy to their religion, because Judah was the king of Jews, and he was the one who it is said that he was the one who did the crucifixion of Christ. So according to the Christian beliefs, they are the enemy who killed Christ. So now they did the the suppressing of that. They started punishing all the Jews on the name of Christianity, and according to them, if we are punishing them, we are establishing an Aryan pure Christian race all over the Europe, and that is the main purpose. So basically Adolf Hitler, or this person Mussolini, Hitler was the main who started this idea in the Europe, and many of the countries afterwards joined him, and they started killing Jews. They started taking their properties, their wives, their children were all exploited by the Christian people. And because Hitler has to establish his Nazi party, he needs money, and for that he was doing all these things to spread the terror also. After World War I, it was a great need of money to the Germany, because in the Treaty of Versailles all the rights were curtailed by the France and England to Germany. It was suppressed, and in Italy Mussolini was the one who did the same to get money and to suppress the people. There comes the hegemony, only the rich man was the powerful and the other was not. Now great economic depression 1930s, because all the colonies were running the non-cooperation movement. They were not supporting British imperialism. जो है सहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, उसके अंदर ये चीजें हुई कि हम जो अपने देश का प्रोडक्शन है, अपने देश का जो हमारा निर्माण है, हम उन्हीं चीजों से काम चलाएंगे. हम कोई स्वदेशी सामान नहीं यूज, हम कोई भी विदेशी सामान यूज नहीं करेंगे, केवल स्वदेशी अपनाओ. जो हमारा मूवमेंट चला था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर, सहयोग आंदोलन के अंदर किसी भी तरीके से सहयोग नहीं दिया जा रहा था, और स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, स्वदेशी आंदोलन के अंदर हम केवल स्वदेशी सामान को ही यूज ले रहे थे. इसलिए बहुत सारी अफ्रीकन और इंडियन प्लेसेस के ऊपर जहां पे ये सामान एक्सेप्ट नहीं हुआ या जलाया जा रहा था, उनका बहिष्कार किया जा रहा था. इंग्लिश जो मटेरियल है वो वेस्ट हो रहा था. तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में टन्स ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स एंड शर्ट्स, और जो कपड़ा था वो वेस्ट हो गया था. अल्टीमेटली उससे बीमारियां होने लगी, और उसके ऊपर एसिड डाल के उसे गला के खत्म कर दिया था, बिकॉज कोई भी कंट्री उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. कोई भी जब एक ने देखा कि ये पावरफुल चीज है, तो सभी लोग इसे करने लगे. पूरी एशियन कंट्रीज के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अमेरिका भी इससे इंपैक्टेड था. लेकिन यूरोप की इस इंपीरियलिस्टिक कंट्री में, इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था. पैसे की बहुत बड़ी कमी हो गई थी, और उसी वजह से नाजिज्म और फैसिज्म भी एक पार्ट बने. ठीक है. देन इसके बाद आता है आपका राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मनी, क्योंकि ये भी पैसे की उस कमी को ही पूरा करने के लिए था. देन 35 होलोकॉस्ट वाज स्टार्टेड एट हाई रेट, क्योंकि
जब नाजी पार्टी आई, बहुत सोर्सेस से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की, तो पता लगा कॉलोनीज के अंदर इस तरीके की चीजें हैं और बाकी की कॉलोनीज भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं और कोई सोर्स पैसे का नहीं बन सकता है, तो दे स्टार्टेड टेकिंग मनी फ्रॉम देयर रिच क्लास, एंड रिच क्लास वाज ज्यूज, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, इनके पास पैसा था और इवन फॉरेन करेंसीज भी थी जिसको कि जर्मनी को जरूरत थी। देन 39 वर्ल्ड वॉर 2 started and 45 it was ended। तो ये जो दो मेजर इवेंट्स यहां पर आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के और वर्ल्ड वॉर 2, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे हमारे सारे लिटरेचर को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे और हम उन्हें देखेंगे भी कि ये इंपैक्ट कर रहे हैं। नाउ हमारे इसमें जो राइटर्स हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन यस बिफोर राइटर्स वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन पोएटिक ग्रुप्स आल्सो जिनको हमें ध्यान से करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएटिक ग्रुप्स फर्स्ट, उसके बाद हम राइटर्स पे आएंगे। वैसे तो मैं हर क्लास के अंदर आपको सारे एजेस के ही पोएटिक ग्रुप्स करवाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसी एज के कुछ पोएटिक और लिटरेरी ग्रुप्स को बता रही हूँ। फिर जो नेक्स्ट क्लास मैं करवाऊंगी उसमें मैं आपको जो इसी के, क्योंकि राइटर्स अभी पूरे नहीं होंगे, मॉडर्न एज के एंड में जाके मैं आपको पूरा आपके जो फर्स्ट पोएटिक ग्रुप था वहां से लेके यहां तक के सारे पोएटिक ग्रुप्स एक बार में कराऊंगी, सो दैट यू कैन मेक अ लिस्ट। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो इस एज के पोएटिक ग्रुप्स कौन से, अगर हम बिगनिंग से देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका पोएटिक ग्रुप आता है वो आता है 30s पोएट, ऑर्डन ग्रुप, इसको मैक्स स्पॉन्डी ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैक्स स्पॉन्डी ग्रुप भी बोलते हैं। देन मैक्स स्पॉन्जी भी बोलते हैं इसको। देन न्यू क्रिटिक्स, फेमिनिस्ट राइटर, movement poets, then avant-garde, ठीक है। ये थे आपके मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें ग्रुप आएगा। दूसरा एक आ जाता है सेल्टिक ग्रुप भी आ जाता है इसमें। ठीक है, ये आपके सेल्टिक पोएट्स या सेल्टिक ग्रुप है, ये आपके मेन पोएटिक ग्रुप्स हैं इस टाइम के, जिनको आपको नॉर्मली करना है। इनके जो राइटर्स, जो मेंबर्स हैं, उनको आप एक ध्यान लगा के इसको कीजिए। ब्लूम्सबेरी ग्रुप भी है इसमें, जो फेमिनिस्ट राइटर्स है, उसी तरीके से जो एक ग्रुप आपका ब्लूम्सबेरी ग्रुप भी आ जाता है यहाँ पे। ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ओके, ये आपके हैं पोएटिक ग्रुप्स इस टाइम के। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट राइटर रुडियार्ड किपलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बिकॉज अगर हम इस टाइम की बात करते हैं रुडियार्ड किपलिंग की, तो ही वॉज द वन हु स्टार्टेड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड he was the first person to get नोबेल प्राइज इन इंग्लैंड। देखते हैं कि 1901 से नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था और रुडियार्ड किपलिंग वाज द फर्स्ट हु अचीव्ड इट फॉर इंग्लैंड। तो नोबेल प्राइज देने वाली ही ये ही कंट्री थी, बट इनके खुद के राइटर को, रुडियार्ड किपलिंग को 1907 में फर्स्ट नोबेल लॉरिएट बनाया गया। ही वाज द फर्स्ट टू रिसीव इट, दैट वाज एन ऑनर, ही गॉट इट। सो नाउ लेट्स सी कि हम इसमें जब देखते हैं आगे इसके राइटिंग्स के बारे में देखते हैं, तो थीम इज ऑफ एम्पायर एंड व्हाइट मैन्स बर्डन।
ठीक है, तो he was the one who was born in India, Bombay. His father was an officer here. He is an imperialist person, but have a good idea about India, Indianness, their landscape, their people, their culture. Reason behind that, he himself was born here. He was aware about the Indianness actually, and he loved it. That's why he wanted to write about it in his maximum works. He talked about Indianness. So इसकी जो मेन थीम होती थी जितने भी राइटिंग्स है उसमें एम्पायर के बारे में लिखा है, व्हाइट मैन्स बर्डन के बारे में लिखा है, दैट इज अबाउट colonialism and imperialism. That theme can be seen here. इन्होंने colonization, imperialism के बारे में काफी कुछ लिखा है, but the main sorry. But what actually he is famous for is the Jungle Book. आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, आप लोगों ने जो टीवी सीरीज आती थी जंगल बुक वो भी देखी होगी. तो जंगल बुक is very famous. The character of Mowgli is an Indian boy, and he talked about the jungles near MP. एमपी में डेक्कन प्लेट्यू के आसपास के इन्होंने जंगल्स की बात करी है, वहां के टाइगर्स की बात करी है, एंड ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिपिक्टेड. द जंगल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड इन अ वेरी वेल वर्स्ड वे. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल बुक, बट अलोंग विद ही हैज रिटन many books in such a way that Indian characters are here, English characters are there, both are running in a well-versed way, and he never showed the tension between English people and like Indian people. Ballad of East and West is a poem collection in which he has showed that what kind of symmetry and things are there. Then Ganga Deen. Ganga Deen is written in a Cockney accent, is like in an Indian English में इन्होंने इसको लिखा है, and it is about a character Ganga Deen. इसके बारे में ही इन्होंने लिखा है, इंडियन कैरेक्टर के बारे में इन्होंने पोयम लिखी है, which is a very beautiful depiction of a very common, basic, or you can say a common man of India during the British Raj. So Hazi Fazi is a simple poem. You can just leave it because the names are only important. Ganga Deen is a poem which you need to read because questions can come from the core part, and ballads of East and West are also important. ये दो वर्क आपके काफी important है इसके अंदर, ये आपको देखना है. Then next is Fuzzy Wuzzy is obviously a poem about nature and animal love, and that is also of Indian setting. Then Recessional is a poem at the end of Diamond Jubilee of Queen Victoria. Diamond Jubilee is like कि she is there, maybe she become of 100 years or something, or 75 years. It's like it must be running into the 75 or 100 years of her life. So something like that, and that is the Recessional is the poem that must be celebrating it about it. So but it is not at all important because we are not writing about any a particular political poem, or we are not taking or reading it. So for all we have an hour, that is also about World War. Then Lord Robert, Things and the Man, Truce of the Bear, the Rovers, and America, that offended US because it is criticizing America. Then Our Lady of the Snow is offending Canada because they are also struggling for their freedom this time. A servant when he rugneth, that is against democracy. Barrack room ballad, barrack room है ये, बैरक रूम बैलेड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको देखने, इसके कंटेंट देखने हैं कि बैरक रूम बैलेड्स के अंदर व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू से, व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज बैरक रूम बैलेड्स. ओके,
Next is the barrack of Red Earl can be leave because that is against your Ireland. Against Ireland. Now lyric versus the bell boy. ठीक है, that is the bell boy is like a peon which he has talked about. The feet of young man, love song of हरदयाल, that is also important because यहाँ पे भी जो ये इंग्लिश मैन और इंडियन पर्सन के बीच में जो सिमेट्री है या जो ट्यूनिंग है वो दिखाया गया है. अगेन ही इज अ काइंड ऑफ अ सर्वेंट. सो स्टॉकी एंड द कंपनी, डिपार्टमेंटल डिटीज, you can leave it, duties है वो departmental duties. Plain tales from the hill, that is again about Indian settings and he talked about the hills in India. Shiv and the grasshopper, that is a beautiful lyrical verse of him. ये दो का content, only shallow summary you need today. Now we are talking about the prose work by Rudyard Kipling, as he is a very great writer. He has a huge collection, we can see that. So prose work, British Indian tales, that is a sub part. Here he is talking about the India which is in British Raj and what the people are doing, what exactly is the mindset of the Indians, how they were taking the British Raj. So they are talking about it. Second is the man who was the tomb of his ancestors, the soldier without benefit of clergy, diversity of creature, the mark of the beast, that is a Gothic. The Rajput Boy, ये सारी short novels हैं. You can skip that because none of them has ever been asked in your examination. So you don't need to read any of that. Only the British Indian tales का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. Then इसके बाद आ जाते हैं आपके novels which he has written. These are the bigger one. The Captain Courageous is a poet. Leave it, Kim. This is an important poem. The main character is Kim O'Hara. ठीक है, ही इज लाइक किंग्समैन और स्टुअर्ट. और इसकी स्टोरी है, इसकी इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी, सो वी नीड टू रीड इट. जंगल बुक, वी ऑल नो, you should need it. The ship that found herself, it is a character is Mrs. Hawksby and Cotter. This is important. The ship that found herself is again important work which you need to read. So ये works हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से questions आते हैं या question आने के chances हैं. These are important works by Rudyard Kipling, a very very important writer of your modern age. And yes, if we talk about Rudyard Kipling, then I have told you one a list. I should talk to you about sorry, yes, I should talk to you about that Nobel laureates list, and then only we will get to know about the Nobel laureate of England and India. जो भी इस टाइम के Nobel laureates थे उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, because 1901 से ही Nobel laureates जो हैं वो आपको पता चलेंगे. Nobel Prize in Literature हमें देखना है, क्योंकि these are the one who are basically the important one. Okay, let me give you the list. Yes, so यहाँ पे मैं आपके लिए राइटर्स कुछ लिख देती हूँ जो नोबेल लॉरिएट्स हैं. ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए. दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. सो नोबेल लॉरिएट्स जब आप लोग करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि नोबेल प्राइज जो है वो किसी भी कंट्री के हैं, बट आपको राइटर्स पता होने चाहिए. इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ, सारी लिस्ट अब तक की याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको 100-125 याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जो जो इंपॉर्टेंट है वो, एक तो फर्स्ट 1901 सूली प्रद्युम्न, ठीक है. 1901 इज सूली प्रद्युम्न.
राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज थियोडोर मोमेन, कोई जरूरत नहीं है। दे ऑल वर लाइक yes, so he was from France. He was from France. Next is Theodore, Germany, Norway, again France, but he was not important. Spain, Poland, Italy, and then Rudyard Kipling, UK. He is the important one. 1907 रूडयार्ड किपलिंग, यूके, ही वॉज इंपॉर्टेंट वन। दूसरी बात ये कि ये कभी भी एक वर्क के लिए नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज हमेशा कुछ कलेक्टिव वर्क्स के लिए, कलेक्टिव अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। जैसे हम बुकर प्राइज देखेंगे, पुलित्जर प्राइज देखेंगे, ये एक वर्क के लिए दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज कभी भी एक वर्क के लिए नहीं दिया जाता। ओके, देन 1912, आपको केवल मैं मॉडर्न टाइम के नोबेल लॉरिएट ही लिख पाऊंगी अभी, ठीक है। 1912 इज गेरार्ड हॉप्टमैन, गेरार्ड हॉफमैन, जर्मनी। He was also a very famous writer. Then 1913, रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया, बट इनको गीतांजलि के लिए मिला था, बट इनके आगे ब्रिटिश इंडिया लिखा जाता है, इंडिया प्रॉपरली नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। Then 23, his master, रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन पे पीएचडी किया था, जिन पे रिसर्च किया था, दैट इज डब्ल्यू.बी. यीट्स। इनको इनके बाद में जो है नोबेल प्राइज मिला था। First he achieved and afterwards W.B. Yeats achieved it, UK. G.B. Shaw, UK. सो ये जो 2-3 राइटर्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले तो इनको ध्यान में रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वॉज मेंस्ट्रुअल 33 का था। ठीक है, 25 G.B. Shaw। देन नेक्स्ट इज 1926 is Grazia Deledda, Italy. She is the first female to get it. Then 1927 Henry Bergson, then 1929 Thomas Mann, Germany। 1930 Sinclair Lewis, UK।
32 John Galsworthy. UK 1933 Ivan Bunin. Russia. Then 34 हम ये सारे राइटर्स पढ़ने वाले हैं जितने भी मैं आपको नाम दिखा रही हूं. लिग्यूई, पिरांडिलो, इटली, 1936 यूजीन ओनील, अमेरिका, 1938 Perles Buck, (1946) Hermann Hesse, he got it for his work Siddhartha. He is a German writer. Then Andrew Gide, 1947. France. 1948 is T.S. Eliot. (1949) William Faulkner. Here say the 1950 is the last, that is of the modern age. Bertrand Russell, English. ये आपके पोएट लॉरियट्स की लिस्ट है जो आपको करनी है. सो बेसिकली हाउ मेनी ऑफ देम? 6. बेसिकली 20 पोएट लॉरियट्स हैं इन मॉडर्न एज जो आपको करने हैं, एंड अराउंड इतने ही करीब निकलेंगे पूरे पोस्ट मॉडर्न और कॉन्टेम्प्ररी में मिला के, क्योंकि मॉडर्न एज में जो है वो राइटर्स ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम पोस्ट मॉडर्न और आगे कॉन्टेम्प्ररी एज में देखते हैं उनमें राइटर्स कम है. तो पोस्ट मॉडर्न के साथ साथ ही हम कॉन्टेम्प्ररी एज देखेंगे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न से आपके जो राइटर्स हैं वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के आ जाते हैं. तो पोस्ट मॉडर्न के बाद कॉन्टेम्प्ररी लिटरेचर में हम वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स को ही पढ़ते हैं. जो ब्रिटिश राइटर्स हैं वो 2-3 हैं कॉन्टेम्प्ररी के. वी यूज टू रीड देम इन अलॉन्ग विद पोस्ट मॉडर्न, वो हम वहीं पे फिनिश कर देंगे. और उसके बाद हम जितना कॉन्टेम्प्ररी लिटरेचर है, जो वर्ल्ड लिटरेचर हमारा आता है, हम उसे स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी कैन गो फॉर द कॉन्टेम्प्ररी लिटरेचर. ओके, नाउ सो वी आर मूविंग टुवर्ड अ सेकंड राइटर. Yes, before that, let's start for this. Basically, आपका 21st से 28 मार्च तक we have an होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक का ऑफ और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है. गो फॉर इट, डाउनलोड उत्कर्ष ऐप एंड टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल योर यूजीसी नेट कोर्सेज और बेसिकली ऑल ऑनलाइन कोर्सेज. आप जिस भी कोर्स पे जाते हैं वहां 90% तक आपको छूट मिल रही है और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है. सो grab the opportunity as soon as possible and confirm your success, because your success is in your hand. So the time is, remember, 21st to 28th March.
Now the second writer we are doing, and that is H.G. Wells. हमें देखना है H.G. Wells 1866 से 1946. That is H.G. Wells. He is very important writer, क्योंकि हम जब इस राइटर को देखते हैं तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हमने रूडयार्ड किपलिंग की बात करी, तो रूडयार्ड किपलिंग वॉज अ इंडियन बॉर्न इंग्लिश राइटर जिसने अपनी थीम्स में बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिखा. उसके कैरेक्टर्स इंडियंस हैं, उसकी थीम्स, उसकी सेटिंग्स उसकी इंडियंस हैं, और साथ में वो कॉलोनाइजेशन और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को लेके पॉजिटिव, बट उसने वहां पे अपने इफेक्ट और अपने ऊपर जो भी इन्फ्लुएंस है वो उनको वहां पे दिखाया. सिमिलरली अगर इफ वी टॉक अबाउट H.G. Wells, then he is the one who talks about dystopian writings. He is the one who talks about scientific fiction. तो H.G. Wells stand for scientific fiction, sci-fi fiction का एक सिंबल हम इन्हें मानते हैं. He is a socialist, wrote more than 20 novels and perceived evil in society, wanted people to return to basic instinct. He was writing about dystopianism. He said that there are evils in the society which are dominating force and they are converting people into evil. So before they the dominating soul control the human soul in permanent, and we do not have the control over our thinking and our action, before that we should revolt back and go to the primary setting of the society. We should not put ourselves into the hands of machine and other things. So he always argued with the people not to go for more modernism and go for the basic things. So an experiment in autobiography is the work he has written, and he was born as a Cockney child. He was not very well born. He was he does not belong to a very rich family. So यहाँ पे an experiment in biography में he has mentioned it. Now टोनो बंगाओ इज एन एक्सपोजर टू बिजनेस इम्पोस्टर्स. टोनो बंगाओ के अंदर इन्होंने उन लोगों की बात की है who are business people and were exploiting the colonies and residents basically. And the residents basically, because the residents of these colonies who were being exploited by these English people were the one who was suffering the most, because the businessmen wanted their benefits, and their benefits were the reason for the exploitation of the common men of colonies. The new Machiavelli exposes the moral impostor. The new Machiavelli is the work in which he talks about the Machiavellian character. What is a Machiavellian character? Machiavelli is a writer of European countries. It's like Italy or Latin writer था जो essays लिखते थे, and he has created a very practical man who is not drawn by any kind of emotion. तो उनके रास्ते में जो भी आ रहा है, he was just taking benefit of it, whether it is human, women, things or whatever, but his only motive is to take advantage or to take benefit out of that. He is not at all emotional. तो उसे Machiavellian character बोलते हैं, who is very practical and just self-centered. It's not self-obsessed but self-centered. They are smart, they are intelligent and they are practical but not emotional. तो उनको बहुत hard characters Machiavellian characters बोलते हैं. और यहाँ पे इन्होंने new Machiavelli की बात करी है. It's like कि people are turning themselves Machiavellian by knowingly they are converting themselves. So he exposes to moral imposters कि वो morality की बात करते हैं, but they are not moral people. They are just playing on the name of it. Then John and Peter, that exposes educational impostor कि यहाँ पे वो जो educationist हैं, they are also making money out of it. Then the soul of a bishop exposes theological imposters. He criticizes religious people also. Then the time machine, past and future, is a satire. That is a sci-fi fiction in which he has used a time machine from where the
person can travel into the past and future and can understand what was the past, what was the better situation, how to live and what are the good conditions to live in a society. He was making a comparison, but when he reached to the ultimate future, he forget how to return back, because first he don't wanted to. It was a very beautiful and an advanced world he was finding, but ultimately he forget to live, to go back, and that was a kind of a tragedy which it was, but it was a satire on the people who want a very fast life, जिनको बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, उनके लिए इन्होंने टाइम मशीन की बात की कि जब कभी पीछे मुड़ के देखोगे तो टाइम तो नजर आएगा, बट यू विल फॉरगेट हाउ टू लिव बैक. ठीक है. देन मिस्टर ब्रिटिंग sees it through, give a realistic picture of the English society in the dark tales of First World War. क्योंकि इसमें इन्होंने डार्क टेल्स की बात करी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और टाइम मशीन आप लोगों को पढ़ना है. मिस्टर बिटिंग वॉज सी थ्रो के अंदर जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर का पिक्चर देखा है या दिखाया है, उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग like a person who has witnessed the destruction of World War I, और World War I के जो destructions थे, that was unforgettable because first time nuclear bombs use हुए थे. उनका जो destruction था, उनका जो sound था, उनमें से जो lights निकल रही थी, that has made many person die. Some were traumatic, some become mad, some forget everything. So there was a race come out of the trauma after post World War. और जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी वो इतनी थी कि पीपल स्टॉप्ड वर्किंग फॉर द नेशन, दे फॉरगेट देयर रियलिटी, दे नेवर रिटर्न टू द फैमिली बीइंग अलाइव. भी वो अपनी फैमिली के पास ही नहीं जा पाए, उनको ट्रॉमा इतना ज्यादा था. दे हैव chosen some other work because they were physically fit but mentally they were disturbed. They were unable to perform any emotional work because they were just living, but they were unable to relate themselves to any of the emotion or human being. They don't understand it. They become a dead mind or a kind of a human machine type. So that was also a very bad thing which he has exposed. Next is the shape of things to come. That is a futuristic approach about the world, but yes, Nazism was there, and he was talking about the post-traumatic situations, but was looking for the hope. The Wheel of the Chance, Adventures of a Poor Clerk on a Bicycle for a Holiday. It is a romantic novel, but is also a satire on the contemporary situation. 1896 का ये जो novel इन्होंने first novel लिखा था, इसमें the innocence, real was there and a kind of Victorian spirit were there. So we can see the traces of industrialization, innocence, and it's a satire to the society also for the innocence one. A year of philosophizing, also called the year of prophesying. Ye well believes in fact that in the scientific age the novelist should quit writing stories and rather write prescriptions. उसने ये कहा कि जो ये एज है, जो साइंटिफिक एज है, यहाँ पे बेसिकली द नॉवेलिस्ट शुड क्विट राइटिंग स्टोरीज. उसको जो है स्टोरीज या इमेजिनेशंस की बात करनी नहीं चाहिए. जो राइटर को करना चाहिए, दैट वाज अबाउट प्रिस्क्रिप्शंस. उसको कुछ मेंटल हेल्थ या लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें देनी चाहिए विच कैन गिव द पीपल अ बेटर वर्ल्ड. ठीक है. ये दिस इज रियली वेरी satirical what he has said here and shows the agony of the time. So next is Kipps is the work. This is again an important work which you need to read, क्योंकि ये जो character है Kipps का, it's a British character who is in empiricism and is working for that. So यहाँ पे ये character बहुत important है, इसके ये work important है. Mind at the end of its death, we can just leave this work because यहाँ पे भी he is saying that mind is blank here, it's a seized one.
देन इससे पहले हम लोगों ने जो ये टाइम मशीन पढ़ा है और इसके जो वर्क पढ़े हैं H.G. वेल्स के, so there are a few more works of H.G. Wells which we should know about. So let's see, because as we know that he is the one who created a sci-fi work and a dystopian one. So let's see his major works along with a long progressive line of novels he has. यहाँ पे इनकी जो बुक्स हैं दैट वी नीड टू सी, एक इनका टाइम मशीन ही हमने देखा है, बट बिसाइड्स दैट वी नीड टू सी द मेजर वर्क्स ऑफ हिज. ओके, सो इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज द वर्ल्ड सेट फ्री. द वर्ल्ड सेट फ्री, और ये 1913 की नॉवल है. अगेन it shows the chaotic condition and destructive and uncontrollable sort of weapon that the world has yet to see. और वो बाद में 14 में हमें न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में नजर आया, but he has predicted about that very early before your World War I. Then the outline of history. आउटलाइन ऑफ हिस्ट्रीज का पब्लिकेशन ईयर नहीं है, दैट इज बीइंग अ प्लेन हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड मैनकाइंड. द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड इज ऑल्सो द वन हु वर बिलीविंग द पॉलिटिशियंस टू मच. (1911) it's a collection of short stories where he criticized the politicians. The Red Room, Time Machine we have seen. Then the great work is The Invisible Man. I should say this is the work which everyone should read, because this is a classical work. The Invisible Man, and that is published in 1897. It's a sci-fi fiction where he basically has talked about an experiment where the person has been changed into an invisible one. आपने गायब मूवी देखी होगी, उस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है, but the person ultimately was fed up of this because he wanted to live his existence, but people were not recognizing him. The War of the Worlds, ये बहुत पहले पब्लिश हुई थी, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन. सो इन्होंने ये वर्क लिखा था, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, एंड दैट इज 1895 एंड 1897. 2 बार इसके पब्लिकेशंस हुए हैं. इट वॉज रिटन बिटवीन दैट, and 98 में it comes up as a final publication. This work is very important. And next is The Island of Dr. Moreau. This is also a scientific fiction. इस पे मूवी बनी हुई है सेम नेम से. द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियू is
there is no year given for this. And यहाँ पे जो narration है that is Edward Pendick, एक shipwreck में एक man एक island पे पहुंचता है, and he said he saw that a doctor is there who has dominating all the animals. He has put some chip into that and have a remote to control them. तो वो colonization का symbol था जिसको इसने बहुत बुरी तरीके से criticize करा है कि that an island वो किसी तरीके से पहुंचा था वहां डॉक्टर, and he used all his knowledge and occupied that island and colonized it. People, the animals have behaved like a servant of his. तो ये आपको पढ़ना है, इनविजिबल मैन पढ़ना है, एंड ये दो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकियों का आप शैलो समरी भी करोगे तो चलेगा. देन द फर्स्ट मैन इन द मून, फर्स्ट मैन इन द मून इज 1900 एंड 1901. ये इसके बीच में पब्लिश हुई है. 1901 ले लीजिए इसको, 1901. ओके, दैट इज द पब्लिकेशन इरा. और ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैंटास्टिक स्टोरीज. यहाँ पे स्टोरीज की बात की गई है. तो ये इनके मेन वर्क्स हैं जिनको हमें देखना है. और इसमें से ऑब्वियसली इनविजिबल मैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू से इनविजिबल मैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है. आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा हमने जो इनके वर्क्स देखे हैं जिसके अंदर टाइम मशीन है, दैट इज ऑल्सो वर्क विच वी कैन नॉट forget, okay, because he talked about something unforgettable. इन्होंने जो वर्क की बात की थी, now let's see another novelist जो हमारे कोर्स में अभी आ रहे हैं. Let's go for the third one. John Galsworthy. Yes, he's an Irish novelist and a very important character or a writer. इसके अलावा हम इसके इन्हीं के साथ ले रहे हैं Arnold Bennett भी. He is the one also to learn about him. And the trail of exposing the hypocrisy of Victorian age, they have written in the sequence of exposing the Victorian hypocrisy, कि how people are shallow, they are just into the business of showing off things, they were not living the life. Pseudonym is Sir John, and converted the old novel into a new mold. उन्होंने पुराने स्टाइल की ही फिक्शंस को लिया है, लेकिन he has given it a new frame, new mold. It looks modern. The Foyster's Saga is a collection of 6 novels in the series, including The Man of Property, Flowering Wilderness. In this novel, he balances the virtue and vices of a hero, Soens Foyster, as against the vice and virtues of the another member of the same family. यहाँ पे एक पूरी फैमिली की स्टोरी है 6 नॉवेल्स के अंदर. 2 इसमें सॉन्ग्स आएंगे आपके, ठीक है. और ये 4 जो पार्ट दे रखे हैं, ये इसके अंदर 4 नॉवेल्स हैं. 2 इसमें कनेक्टिंग सॉन्ग्स आएंगे. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर है क्योंकि उसमें भी चीजें जो हैं वो आगे एक्सटेंड करती हुई हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी. हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है. दे डिडंट मेड अप, अल्टीमेटली दे ब्रोक, द चिल्ड्रंस आर देयर, देन दे गो फॉर द अनदर मैरिजेस, एंड इट इज ऑल अबाउट देयर स्टोरीज, हाउ दे ऑल इंटरलिंक्ड. एंड फॉस्टर इज अ नेम, इज अ फैमिली नेम जिसके बारे में हम स्टोरीज करते आ रहे हैं. यहाँ चांसरी तक, इंडियन समर ऑफ अ फॉरेस्ट, एंड टू लेट इन द चांसरी इज लाइक हाउ पीपल वर शिफ्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू कैनेडा और अदर कंट्रीज फॉर अ बेटर फ्यूचर. दे वर गोइंग देयर फॉर द रीडिंग एंड फॉर टेकिंग एजुकेशन. सो fame for India and Canada is being shown that it is a British colony, and they are like proud of it. Galsworthy is also somewhere and somehow is in support of it. But in Foyster's Saga, it is more about Englishness. It is more about English society. So जो English society, Victorian society के shallow virtues हैं, divorces हो रहे हैं, extra marital affairs हो रहे हैं, killing in the family हो रहे हैं for the sake of money and all, वो सारी चीजें यहाँ दिखाई गई है. It's a long story, it's an interesting story. और इस पे से questions आते हैं तो you need to do the Foyster's Saga. That is the only important work in I should say
गर्ल्सवर्थी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आपका ये आ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है आइलैंड प्रेरीज एंड द पिजन, इसे छोड़ देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। देन इनके आते हैं प्रॉब्लम प्लेज। व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम प्लेज? आर प्रॉब्लम प्लेज विच शोज द सोशल प्रॉब्लम एज द मेन थीम ऑफ देयर वर्क, उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम प्लेज। तो यहाँ पे जो ये प्लेज के नाम आपको दिख रहे, they are dealing with one or another problem plays of the time, and ये जो plays हैं they basically are talking about the social and political errors of the time, right? They are talking about social and political errors of the time, because in this time the people were more into the business of making money and cutting the rights of another people, right? That is what is being shown here. If we talk about justices, if we talk about loyalties, escape, silver box, all is about the corruption of Victorian time. But what exactly are the works which we need to read beyond besides this Foister saga? We need to read justice and loyalties only. Silver box भी इसका इनका इंपॉर्टेंट है, इस पे हालांकि क्वेश्चंस आए हैं, इट्स बेटर इफ यू रीड, एस्केप छोड़ सकते हैं, लेकिन जस्टिस एंड लॉयल्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर बॉक्स का जस्ट गो थ्रू ऑन अ सरफेशियल लेवल एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन आ जाते हैं इसकी थीम पे। व्हाट आर द थीम्स ऑफ show evil and points out tragedy? Galsworthy, take care of the character and the action, and the dialogues will take care of themselves. अगर आप अपने actions और अपने character का ध्यान रखते हैं, dialogues will automatically be take care of them. The play is a picture of human hurt in its attitude toward an offender. Heads lowered, horn pointed. He said that a human picture in a herd is an attitude toward an offender. अगर हम public की बात करते हैं या हम अपनी बात करते हैं someone who offends us, we are our head down and the सींग हमारे दिखाते हुए होते हैं, because we do not forgive easily, right? अब बात आती है आर्नोल्ड, लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ आर्नोल्ड बैनेट की, कि आर्नोल्ड बैनेट के कौन कौन से वर्क हैं। तो इनके जो फेमस वर्क्स हैं, लेट मी गिव यू द लिस्ट ऑफ आर्नोल्ड बैनेट। जो इनके साथ हमने राइटर किया था अभी, उनके भी लिस्ट ऑफ वर्क देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आर्नोल्ड बैनेट का जो वर्क आता है, दैट इज नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी के अंदर, दैट कम्स एना ऑफ फाइव टाउन, द ओल्ड वाइव्स। ये दो वर्क इसके अंदर आते हैं, बट दे आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। He was very much admired George Moore, Balzac, Flaubert, Mospent, Dostoevsky। इन्होंने सभी तरीके के रशियन राइटर्स हु वर राइटिंग द स्टोरी, जीबी प्रीस्टले वगैरह को बहुत अप्रिशिएट भी करा है। He was a big fan of them। And yes, Hilda Lasway is the work which we need to read। It's an anti-feminist work almost which he has written, and that is what he was famous for। We also need to pay attention toward it। उसके अलावा the Oxford Companion English Dictionary also had his name। उसके characters को वहाँ पे लिया गया है। Mama's Wife एक work है, but a man from the north, I'm just writing the important one। There is a big list। A Man from the North, 1898, is again a novel।
That's it. There are not much work which we can see in his life. केवल आप ये दो वर्क ही ध्यान रखिए, बिकॉज उसके बाद जो वर्क्स आते हैं दे आर ऑल क्रिटिकल एंड कैन बी अवॉइडेड, बिकॉज इनके जो वर्क्स हम लोग देखेंगे आर्नोल्ड बैनेट के, ये जो मैंने आपको बताया एना ऑफ 5 टाउन्स एंड ऑल, जो ये नॉवल है या जो भी वर्क आई एम टेलिंग यू, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं हमने अभी जो कोर्सेज के अंदर भी देखते हैं उसमें बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली कितने सम ऑफ द नेम्स कैन कम हियर। और जितने अभी मैंने आपको ये जो 2 नेम लिखवाए इसमें हिल्डा लेसवे इज अ वर्क जो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आता है। एक इंपीरियल पैलेस भी आप लिख सकते हो विच इज अबाउट British and all, Imperial Palace जो इनका वर्क है 1930 का। केवल इन दो के तो आप नाम ही ध्यान रखिए, हिल्डा लेसवे इज अ वर्क जिसके ऊपर क्वेश्चन डिटेल में आया है या आ सकता है, दैट्स इट। बाकी ही हैज रिटन अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आर हियर एंड स्क्रीन प्लेज ऑल्सो, तो उनको हमें नहीं पढ़ना है बिकॉज द टॉपिक्स आर ऑल्सो बीइंग टेकन फ्रॉम समवेयर एंड समहाउ, we can just leave them. So ये है आर्नोल्ड बैनेट और गैल्सवर्दी के वर्क्स। There we have done the 4 writers and then next is J.M. Barrie. He is very important writer of the time, but because I need to discuss this writer in a detail, so we are going to take this writer in the next class. See you all and all the best. Thank you so much. We are going to meet tomorrow, and tomorrow I am going to take these writers which are very famous and their works need discussions. So take care, happy Holi and stay safe.